वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है हमारी, ये 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई, ईसा पूर्व से, और ये 600 ईसा पूर्व तक चली ना। और इसके दो भाग भी बना दिए गए, कौन कौन? एक ऋग्वैदिक सभ्यता और दूसरा उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता का जो समय माना गया है वो कितना है? 1500 से 1000 BC है ना। 1500 BC से 1000 BC। और ये वाला 1000 BC से 600 BC तक, ये सब हम देख चुके थे ना। वैदिक सभ्यता का प्रारंभ जो है आर्यों द्वारा किया गया, आर्यों द्वारा। अब ये वैदिक सभ्यता जो शुरू हुई वो आर्यों ने इसको शुरू किया, और आर्यों ने अपना कुछ समय जो है, मतलब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व अपने ऋग्वैदिक सभ्यता के अनुसार गुजारा, एक अलग उसका प्रकरण था। और उसके बाद जब उनके जीवन में बदलाव आया तो वहाँ से उत्तर वैदिक काल शुरू हो गया। तो आर्यों ने इस सभ्यता को प्रारंभ किया। तो आर्य, इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो इसका मतलब आर्य अचानक नहीं उत्पन्न हो गए, वो कहीं से आए। यह तो बहुत से विद्वानों का कहना है कि आर्य जो है उनका उदय भारत में ही हुआ, और कुछ का कहना है कि ये आर्य कहाँ से आए? विदेश से। तो भारत में जो विद्वान कहते हैं, जैसे हम भारत में पहले देख लेते हैं कौन कौन है। भारत में अगर देखा जाए तो एक स्थान ये है कश्मीर, कश्मीर, और इसे हम हिमालय भी कह सकते हैं, कश्मीर तथा हिमालय। और अगर हिमालय कहेंगे भी तो ये इधर वाला ही हिमालय लिया जा रहा है, इसलिए इसको पश्चिमी हिमालय कहेंगे। तो एक इतिहासकार हैं, उनका नाम है HD कल्लर, HD कल्लर। उनका कहना है कि आर्यों का जो विकास हुआ या आर्य जो आए वो कश्मीर तथा हिमालय के क्षेत्र से उत्पन्न हुए और आगे आगे बढ़ गए ना। दूसरे एक इतिहासकार हैं, यहाँ पर 7 नदियों की भूमि बताई जाती है। एक तो तुम्हारी ये सिंधु नदी हो गई ना, और सिंधु के नीचे ये सतलज नदी हो गई, और सतलज के मध्य में अन्य जो नदियां हैं, चेनाब, झेलम, रावी, व्यास, ये सभी नदियां, और सरस्वती। इसको हम इतने क्षेत्र को कहते हैं सैंधो प्रदेश, सैंधो प्रदेश। तो कुछ लोगों का कहना है कि मतलब ये यहीं से उत्पन्न हुए, ठीक है। इसके जो है वो है अविनाश चंद्र चटर्जी, सैंधो प्रदेश से बताया है। उनका नाम है अविनाश चंद्र चटर्जी, और इनके साथ में है संपूर्णानंद। इन दो लोगों ने बताया है कि आर्यों का जो उदय हुआ वो कहाँ हुआ? सप्त सैंधो प्रदेश में हुआ, ठीक है।
ये हमारा सप्त सिंधु प्रदेश का एरिया हो गया। मतलब कुछ लोगों का कहना है कि आर्यों की उत्पत्ति यहाँ से हुई ना, और उसमें हमारे ये इतिहासकार। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है अरावली पर्वत के आसपास का, नहीं ये विंध्य पर्वत के आसपास का, इसको हम कहते हैं मध्य देश। यहाँ पे इसको क्या कहा गया है? मध्य देश। मध्य देश से जो है बताया राजबली पांडे उनका नाम है, राजबली पांडे। राजबली पांडे ने बताया कि आर्यों का उदय कहाँ हुआ? मध्य देश में हुआ। ठीक है। और एक स्थान ये है जिसको हम गंगा यमुना का दोआब कहते हैं, गंगा यमुना का दोआब ना, और इसको सप्तऋषि प्रदेश भी कहा जाता है। ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश। यहाँ से बताया है गंगानाथ झा ने। यहाँ से किन्होंने बताया? गंगानाथ झा ने। तो 4 इतिहासकार जो कहते हैं कि आर्यों का उदय भारत में हुआ ना। एक तुम्हारे हैं HD कल्लर, इनका कहना है कि आर्यों का विकास कश्मीर की घाटी और पश्चिम हिमालय में हुआ ना। अविनाश चंद्र चटर्जी और संपूर्णानंद का कहना है कि इनकी उत्पत्ति जो है सप्त सिंधु प्रदेश में हुई। इसको सप्त लिख दो, ठीक है। यानी यहाँ जहाँ पर ये तुम्हारी सिंधु, सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब ये नदियाँ हैं, यहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई। और गंगानाथ झा का कहना है कि ये गंगा यमुना का दोआब जो पहले ब्रह्म ऋषि प्रदेश के नाम से जाना जाता है वहाँ से हुई। और ये राजबली पांडे का कहना है कि मध्य देश से हुई इनकी उत्पत्ति। तो ये इतने लोग जो हैं ये विद्वान बताते तो और भी लोग हैं, लेकिन जो खास खास हैं उनको हम मानेंगे। इन लोगों का कहना है कि आर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भारत से। अब विदेश का तर्क देने वाले हम देख लेते हैं, ठीक है। विदेश में एक है मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर, जिनका सबसे ज़्यादा प्रमाणिक जो है माना जाता है तथ्य। इनका कहना है कि ये जैसे भारत हो गया तुम्हारा, ये भारत है, तो ये बैक्टीरिया क्षेत्र से आए। आर्य कहाँ से आए? बैक्टीरिया क्षेत्र से भारत आए। इस तरीके से ये मैक्स मूलर ने बताया। बैक्टीरिया को हम मध्य एशिया कहते हैं, मध्य एशिया। तो इसका मतलब मैक्स मूलर ने बताया कि ये कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए। और यहाँ पर है तिब्बत का पठार। ये क्या है? तिब्बत का पठार। यहाँ से किन्होंने बताया? दयानंद सरस्वती ने बताया। दयानंद सरस्वती ने बताया कि आर्य जो भारत में आए वो कहाँ से आए? तिब्बत के पठार से। दयानंद सरस्वती, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक ने तो बताया कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए। अगर हम इसको उत्तरी ध्रुव मान लें तो उत्तरी ध्रुव से आर्य कहाँ आए? भारत आए। तो मतलब पहला तो मैक्स मूलर ने क्या कहा कि मध्य एशिया से आए। दूसरा दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा? दयानंद सरस्वती इन्होंने बताया कि ये तिब्बत के पठार से आए, तिब्बत से आए। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने क्या बताया? बाल गंगाधर तिलक इन्होंने बताया कि आदि कहाँ से आए? उत्तरी ध्रुव से आए, उत्तरी ध्रुव से आए, ठीक है। और मैक्स मूलर ने बताया था ये मध्य एशिया से आए, ठीक है। और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये हंगरी से भी आए, और कुछ का कहना है दक्षिणी रूस से आए। तो 2-3 पॉइंट हमें ध्यान रखना है, ठीक है।
एक इतिहासकार है पी गाइल्स, क्या नाम है, पी गाइल्स। पी गाइल्स ने बताया कि ये जो है आर्य हंगरी से है, ठीक है। तो इसमें मतलब हम लोगों ने देखा कि आर्य जो है वो भारत में किस तरीके से आए और वैदिक सभ्यता का विकास किए। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा, अगर किसी का नाम ना पूछा जाए कि आर्य कहाँ से आए, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीधा सीधा उसका हम आंसर लिखेंगे मध्य एशिया, ठीक है। और अगर किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम दे देता है तब तो उसके अनुसार, जैसे बाल गंगाधर तिलक के अनुसार से आर्य कहाँ से आए, उत्तरी ध्रुव से। और अगर नाम नहीं देता है तो हम आंसर अपना लगाएंगे मध्य एशिया। सबसे अधिक जो प्रमाणिक साक्ष्य वो किसका माना गया, मैक्स मूलर का ना, मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य कहाँ से आए, मध्य एशिया से। इसी को हम प्रमाणिक मान के चलते हैं और इसकी जानकारी आगे चल के हमें फिर से मिलती है। हमारे पास जो है अभिलेख, एक अभिलेख है कस्साइट का अभिलेख, कस्साइट का अभिलेख, और एक है मितन्नी का अभिलेख, मितन्नी का अभिलेख। ये दोनों अभिलेख जो हैं वो ईरान में है। कहाँ है, इराक, सॉरी, इराक में, ठीक है। और उसके बाद एक कस्सी का अभिलेख है, कस्सी का अभिलेख। कस्सी का अभिलेख जो है ये ईरान में, और ये तीनों अभिलेख जो हैं 1600 ईसा पूर्व पुराने हैं, 1600 ईसा पूर्व के हैं, ठीक है। तो इससे हमें थोड़ा जानकारी मिलती है। इसमें कस्सी के अभिलेख में ये बात लिखा गया है जहाँ ईरान है, जैसे अगर हम देखें कि ये भारत हो गया, भारत के पास ये पाकिस्तान, और उसके बाद ये ईरान ना। तो ईरान में जब कस्सी का अभिलेख मिला है, इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं कस्सी का अभिलेख मिला, तो इस कस्सी के अभिलेख में लिखा है कि आर्यों की एक शाखा पूरब की ओर गई, मतलब इधर आई ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आर्यों की एक शाखा कहाँ गई, पूर्व की ओर गई। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कस्सी अभिलेख से कि जो है आर्य इधर से ही आए भारत। भाई मध्य एशिया से ऐसे आए होंगे, मध्य फिर इधर आए होंगे ना, यह हो सकता है यहाँ पर आए ऐसे आ गए। तो ये मतलब आर्यों की एक शाखा पूर्व की ओर गई, कस्सी अभिलेख से और स्पष्ट हो जाता है कि इसका मतलब आर्य बाहर से ही आए ना। फिर उसके बाद एक तुर्की स्थान है, यहाँ पर तुर्की पड़ेगा, ये तुर्की, ठीक है। तुर्की में एक अभिलेख मिला है बोगाज गोई का अभिलेख, बोगाज गोई का अभिलेख। इस बोगाज गोई अभिलेख को हम एशिया माइनर का भी अभिलेख कहते हैं, एशिया माइनर का अभिलेख। इसमें लिखा क्या है, इसमें हुआ क्या कि तुर्की में दो कबीले थे, मान लेते हैं एक का नाम ये कबीला हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। और दोनों कबीलों के बीच युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद दोनों के बीच में संधि हुई। जब संधि हुई तो वहाँ पर 4 देवताओं को साक्षी माना गया और कहा गया कि अब हम दोबारा कभी नहीं लड़ेंगे। तो उन देवताओं का उल्लेख इसी एशिया माइनर अभिलेख में मिला है। एक देवता थे तुम्हारे वरुण और इंद्र और मित्र और नाशत्य, ठीक है। इसमें सभी हम जानते हैं नासत्य देवता अश्विन देवता को कहते हैं, ठीक है।
और तो सभी को हम जानते ही हैं अपने यहाँ परंपरा। तो इसका मतलब ये है कि आर्यों के देवता तुर्की तक मिल रहे हैं ना, और यही देवता जो है ऋग्वैदिक सभ्यता में भी प्रचलित है। तो इसका मतलब आर्य उधर से ही कहीं से आए ना। अगली बात, या तो ये कहा जा सकता है कि आर्यों का विस्तार यहाँ तक था ना। उसके बाद हम देखें कि आर्य की शाखा, इनकी जो है ये सारी जानकारी हमें कैसे